गुड मॉर्निंग क्लास 11। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जामुन का पेड़ कहानी को पढ़ा। आज हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित भारत माता पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पाठ के माध्यम से पंडित जी यानी चाचा नेहरू हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर यानी ट्रांसलेट भाषांतर हरि भाऊ उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों यानी सभाओं में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान क्या है, एक है। इतने भागों में विभाजित है फिर भी यहाँ एकता है, यह एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीकों से बनती बिगड़ती है, यही पूरे पाठ का क्या है, विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उसका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब यहाँ के करोड़ों करोड़ जो लोग हैं, जो यहाँ इस धरती पर, इस भूभाग पर जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं, निवास करते हैं, उनकी जय है। तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? उनकी दृष्टि में यहाँ इस भूभाग पर निवास करने वाले करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद भी इस लेख का जो कथ्य है अत्यंत विराट और जो इसका प्रस्तुतिकरण है वह अत्यंत पैना है। तो चलिए आज इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें क्या बताना चाहते हैं। भारत माता। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। यानी चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जब एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते तो क्या करते? अपने सुनने वालों से इस हिंदुस्तान या भारतवर्ष की चर्चा करते। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। यानी कौन? भरत। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, तो संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज्यादा ही सयाने यानी चतुर होशियार और थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की जरूरत होती थी, यानी दूसरे ही तरह के खुराक की आवश्यकता होती थी। लेकिन किसानों से, जो हमारी बहुसंख्यक जनता है, हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है और यहाँ के बहुसंख्यक निवासी क्या है, उस पेशे से जुड़े हुए हैं। किससे? कृषि कार्य से। तो हमारा देश एक कृषक का देश भी है, कृषकों का देश है। तो माफ कीजिएगा, तो उनसे वो क्या करते? जब मिलते। लेकिन किसानों से जिसका नजरिया महदूद था, महदूद का अर्थ होता है सीमित, तो महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता
जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। आप पूरब से पश्चिम चले जाइए, उत्तर से दक्षिण चले जाइए, आपको विविधता स्पष्ट देखने को मिलेगी, चाहे वह भाषागत विविधता हो या हमारी सांस्कृतिक विविधता हो। आप स्पष्ट देख पाएंगे कि दक्षिण का जो रहन सहन है, वहाँ का जो खान पान है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, वे उत्तर के लोगों से बहुत मेल नहीं खाती, बहुत अंतर है। उसी तरह पूरब उत्तर से दक्षिण में चले जाइए, पूरब से पश्चिम में चले जाइए, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। फिर भी इस विविधता में भी हमें क्या देखने को मिलता है? एकता देखने को मिलती है। तो वही पंडित नेहरू कह रहे हैं कि एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी, अलग होते हुए भी हिंदुस्तान क्या है? एक था। मैं उस मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यौक्षा थे, और स्वराज का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। नहीं, जब मैं किसानों से मिलता तो उन्हें इस विविधता के बारे में बताता, अपने उद्देश्य के बारे में बताता और उनसे स्वराज के बारे में जिक्र करता और उन्हें बताता कि उनका फायदा किसमें है। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण के कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी। सारे स्थानों की जो हमारा भारतवर्ष है, अभी तो आप लोग जानते हैं कि खैबर का दर्रा अभी पाकिस्तान में पड़ता है, तो पहले तो भारतवर्ष का ही हिस्सा था। तो कह रहे हैं कि जहां भी मैं जाता किसानों की समस्याएं लगभग एक सी मुझे मिलती, यानी गरीबी, कर्जदार, पूंजीपतियों के शिकंजे में जकड़े हुए, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और उससे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। यानी ये सारी समस्याएं हमें एक सी देखने को मिलती हैं, लेखक कह रहे हैं, जिसे एक विदेशी शासक ने हम पर थोप दिया था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं। जुज का अर्थ होता है खंड, भाग। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, पश्चिम और पश्चिमी एशिया के होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले जाता। तो लेखक कह रहे हैं कि ये सारी समस्याएं केवल भारत ही नहीं और भी स्थानों पर देखने को मिलती हैं, और वे उन देशों का भी जिक्र करते हैं, उनके उदाहरण देते हैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी कहता और कहता कि अमेरिका में कैसी तरक्की की है। यानी सारी बातें मैं क्या करता, जब लोगों से जलसों में मिलता तो उन्हें बताता, उन्हें इन सब की जानकारियाँ देता। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में मिलेंगे तो बाकी का जो भाग है उसको पढ़कर समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं भारत माता।